तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल कहाँ है और इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। तो मेटल हमारा अर्थ क्रस्ट में है। जनरली मेटल्स कहते हैं तो रिएक्टिव नेचर के हैं। तो जो भी मेटल रिएक्टिव नेचर के हैं वो नेचर में कॉम्बाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। बट ये कॉम्बाइंड फॉर्म में कहाँ पे हैं? तो अर्थ क्रस्ट में है। ठीक है, हमारे अर्थ के सबसे टॉप मोस्ट लेयर में हमारे मेटल कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो लेस रिएक्टिव हैं और वैसे मेटल नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बट ये भी मेटल कहाँ मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट में ही मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं उन मेटल्स को हम लोग कहते हैं मिनरल्स। ठीक है ना, जो कि अर्थ क्रस्ट में है। किस स्टेट में है? तो कॉम्बाइंड स्टेट में। तो मिनरल से हम लोग क्या करते हैं? मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। बट हर एक मिनरल में परसेंटेज ऑफ मेटल हाई नहीं होता है। तो ऐसे मिनरल से हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ मेटल क्या हो? लो हो। ठीक है, बट कुछ ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ मेटल्स क्या होते हैं? हाई होते हैं। और ऐसे मेटल के मिनरल से अगर हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करें तो ये एक्सट्रैक्शन कैसा होता है? प्रॉफिटेबल होता है। और इस तरीके के मिनरल्स को हम लोग ओर कहते हैं। ठीक है, जब मिनरल्स को अर्थ क्रस्ट से हम लोग निकालते हैं तो उस मिनरल्स के अंदर में बहुत सारे इंप्यूरिटीज अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉक, सैंड, क्ले, और इन्हीं इंप्यूरिटीज को हम लोग गाएंगे। तो इतना डिस्कशन हम लोगों ने पिछली क्लास में कर रखी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग मेटल के एक्सट्रैक्शंस को समझना चाह रहे हैं तो मेटल को हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है ये वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं। और इन मेटल्स को अगर इसके मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा? तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से आप इन मेटल्स को क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी मिडिल लेवल की है, ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना ही बहुत कम रिएक्टिव है। इसमें आ जाएंगे आपका जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी। और इन मेटल्स को आप क्या कर सकते हैं? रिडक्शन बाय कॉपर के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मेटल ऐसे हैं जो लीस्ट रिएक्टिव हैं जैसे कि गोल्ड, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड, और ये नेचर में अपने नेटिव स्टेट में ही या फ्री स्टेट में ही अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ पे मिनरल से सिर्फ और सिर्फ आपको गैंग को रिमूव करना है और उसके बाद आपको प्योर फॉर्म में आपके मेटल्स मिल जाएंगे। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आ रही है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रभु आपके कितने नाम हैं? 4। चारों का मतलब क्या है? चारों का मतलब क्या है? हाँ, एक ही आदमी है। उसी तरीके से एक्टिविटी सीरीज बोल रहे, रिएक्टिविटी सीरीज बोल रहे, सबका मीनिंग क्या है? एक ही। ठीक है, अब देखो कि किसी भी मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन स्टेप्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे ही आपको ओर मिले, ठीक है ना, आपने मिनरल्स निकाले और आपने पाया कि इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल क्या है? हाई है, तो इससे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस ओर को पहले हम लोग क्या करते हैं? इनरिचमेंट ऑफ ओर करते हैं। इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब है जितनी भी उसमें इंप्यूरिटीज है ना वो डिफरेंट मेथड से हम लोग फिजिकल मेथड से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास ओर होगा वो अब कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेटेड ओर होगा, यानी कि उसमें जितनी भी इंप्यूरिटीज हट गई है तो अब आपको क्या मिल रहा है? तो मेटल का ही कंपाउंड मिल रहा है। उस मेटल के कंपाउंड से आपको क्या करना है? मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमारा इनरिचमेंट ऑफ ओर्स या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओर को किस तरीके से कंसंट्रेट करेंगे? तो ये कुछ फिजिकल मेथड मैंने लिख रखे हैं जिनके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है, बट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हैंड पिकिंग, जिस तरीके से चावल से आप कंकर निकालते हैं, इसी तरीके से मिनरल से आप रॉक के पार्टिकल्स आराम से हैंड पिकिंग मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा फिजिकल मेथड है वॉशिंग। वॉशिंग में क्या होता है? कुछ इंप्यूरिटीज ऐसे होते हैं जैसे कि सॉइल है, तो सॉइल अगर आप डालेंगे तो पानी में क्या हो जाएगा? वो घुल जाएगा और मेटल के जो कंपाउंड्स होंगे वो अगर उनकी डेंसिटी हाई है तो बॉटम में सेटल हो जाएगा। तो इस तरीके से वॉशिंग मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि मेटल को यानी कि मेटल के ओर्स को आप इनरिच कर सकते हैं या कंसंट्रेट कर सकते हैं। एक मेथड है हमारा फोर्थ एंड फ्लोटेशन और एक और भी मेथड है
जो है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की इम्प्योरिटी है और किस तरीके के मेटल के उसमें ओर अवेलेबल है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो अब हमारा जो ओर है वो इनरिच हो चुका है, या ओर क्या है, ओर के अंदर में से आपने गैंग्स रिमूव कर रखे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शंस के लिए अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पे अलग अलग वे हैं, जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कशंस करेंगे अगली वाली स्लाइड्स में। और इसके बाद जो मेटल हमें मिलेगा उस मेटल को हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग मेथड से रिफाइन करना पड़ता है। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हमें एक ही मेथड पढ़ना है जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि मेटल का एक्सट्रैक्शंस कैसे करते हैं, और ये फ्लो चार्ट के थ्रू अब मेटल के एक्सट्रैक्शंस को ब्रीफ मैनर में समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, आपको जो भी ओर है उसको क्या कर लेंगे, कंसंट्रेट ऑफ ओर को क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट का मतलब है उसमें जितने भी टाइप के इंप्योरिटीज अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ रॉक, क्ले, सैंड, सॉइल, उसको आप क्या करेंगे, डिफरेंट फिजिकल मेथड से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद जो आपके पास ओर होगा वो कंसंट्रेटेड ओर होगा। कंसंट्रेटेड ओर का मतलब है अब उसमें क्या अवेलेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ मेटल के कंपाउंड ही अवेलेबल है, बाकी इंप्योरिटीज को आपने रिमूव कर लिया। ठीक है, अब जो मेटल के साथ जो भी दूसरे एलिमेंट के एटम जुड़े हुए हैं वो किस स्टेट में है, तो केमिकली बॉन्डेड है। तो केमिकल मेथड से ही उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। इसके पहले की जो इंप्योरिटीज थी वो मिक्सचर के फॉर्म में थी, ठीक है ना, उसके अंदर में और भी था और इंप्योरिटीज भी थी। तो उन इंप्योरिटीज को, चूंकि मिक्सचर था, तो मिक्सचर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको आप डिफरेंट फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। बट कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अगर सेपरेट करना है तो आपको क्या, कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा। तो फिजिकल मेथड से आपने ओर को कंसंट्रेट कर लिया, बट ओर में जो अब मेटल के कंपाउंड है उस मेटल के कंपाउंड से मेटल को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके मेटल के जो ओर है वो हाई रिएक्टिव मेटल के ओर है तो उनको क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। उस ओर को आप क्या करोगे, पहले मेल्ट करोगे भट्टी में डाल के, फर्नेस में डालेंगे और बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको क्या कर देंगे, लिक्विफाई कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, इस मेथड में आप ऐसे मेटल के ओर को रख सकते हैं या जो हाईली रिएक्टिव मेटल के ओर होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं। इसके जो ओर होंगे उनसे अगर आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उनके ओर को पहले मेल्ट करेंगे और फिर उनका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो आपको प्योर मेटल मिलेगा। ठीक है, प्योर मेटल कहाँ पे मिलेगा, तो प्योर मेटल आपको कैथोड के एंड पे मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या करेंगे कि फर्नेस में आपने ओर को मेल्ट किया है, अब मेल्टेड ओर में दो कैथोड डिप करेंगे और कैथोड को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बैटरी का दो टर्मिनल है तो दो कैथोड होगा, तो एक कैथोड आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा जिसको एनोड कहेंगे, और दूसरा क्या होगा हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होगा जिसको कैथोड कहेंगे। तो कैथोड पे हमारा सारा का सारा मेटल क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हाई रिएक्टिव मेटल के ओर से आप मेटल को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, आगे। ठीक, इसके बाद अगर आपने ओर ऑब्टेन किया और उस ओर को आपने कंसंट्रेट कर लिया, इसके बाद आपने पाया कि ये जो ओर है ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल का ओर है। तो इस ओर, ये ओर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कार्बोनेट ओर होगा या हमारा सल्फाइड ओर होगा। तो आपको देखना है कि ये कार्बोनेट ओर है, जैसे जिंक, जिंक हमारा कार्बोनेट के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है और सल्फाइड के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर कार्बोनेट का फॉर्म है तो उसके लिए अलग मेथड है और सल्फाइड के लिए अलग मेथड है। तो आपको क्या करना है, अगर मेटल, आपने मेटल का ओर लिया और मेटल का ओर कैसा है, तो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल का ओर है और ये ओर कार्बोनेट है, तो इसका क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन एक हीटिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल के ओर को ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं। और इससे क्या होता है, आपका मेटल का ओर है जो, वो मेटल कार्बोनेट का जो ओर है, ठीक है, जैसे जिंक कार्बोनेट है तो जिंक कार्बोनेट किस में कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं जनरल मैनर में अगर बोलना चाहें तो मेटल ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बातें। अगर आपका सल्फाइड ओर है तो इसको रोस्ट करेंगे। रोस्टिंग भी एक हीटिंग प्रोसेस है, बट ये हीटिंग प्रोसेस एयर के प्रेजेंस में होता है, बट दोनों का कॉन्सिक्वेंस एक ही मिलेगा, यहाँ पे फिर से आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड। समझ में आया, तो कैल्सिनेट करो या रोस्ट करो, इन दोनों से आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड।
बट कैल्सिनेट किसको करेंगे? तो मेटल कार्बोनेट को आप कैल्सिनेट करेंगे और मेटल सल्फाइड को क्या करेंगे? रोस्ट करेंगे। रोस्टिंग और कैल्सिनेट करना दोनों ही क्या है? हीटिंग प्रोसेस है। बट कैल्सिनेशन का मतलब है हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट यू विल गेट द सेम कॉन्सिक्वेंस बाय द बोथ हीटिंग प्रोसेस, यू विल गेट मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड का क्या करेंगे? तो मेटल ऑक्साइड का करेंगे रिडक्शन, और मेटल ऑक्साइड का जैसे ही रिडक्शन करेंगे तो मेटल में जो अवेलेबल है आपका ऑक्सीजन के एटम, ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और इस तरीके से आपको मिलेगा मेटल, जिसको आप थोड़ा सा क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब तीसरा, अगर आपका जो ओर है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल का ओर है, तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल का ओर हमेशा ही सल्फाइड के फॉर्म, ठीक है, जैसे कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में नेचर में होगा, तो इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट जैसे ही करेंगे तो आपका कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। बट ये कॉपर हमारा प्योर नहीं होगा, तो इस कॉपर को आपको रिफाइन करना पड़ेगा, और रिफाइनिंग मेथड से आपको प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप के ओर के लिए अलग अलग एक्सट्रैक्शन के लिए, ये अभी हम लोग ने ब्रीफ में पढ़ा है, अब हम लोग इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कुछ हम लोग जो मेटल एक्सट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ टर्म्स बार बार इन्वॉल्व होंगे, तो इन सारे टर्म्स के बारे में एक बार हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ताकि जब भी मैं कैल्सिनेशन बोलूं, जब भी मैं रोस्टिंग बोलूं, जब भी मैं रिडक्शन बोलूं, तो आपका उसका मीनिंग आपको पता हो। तो रोस्टिंग क्या है? तो रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल सल्फाइड को, मेटल के सल्फाइड कंपाउंड को क्या करते हैं? हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखा भी है, द सल्फाइड आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। जैसे कि जिंक सल्फाइड को एयर के प्रेजेंस में जब हीट करोगे, देन यू विल गेट जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब कैल्सिनेशन क्या है? द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। जिंक कार्बोनेट को बिना ऑक्सीजन के हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया, और आपको मिल गया जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब इन दोनों से ही आपको क्या मिल रहा है? सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। जिंक सल्फाइड को भी आपने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और जिंक कार्बोनेट को भी जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे तो आपका क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, आपको प्योर जिंक मिल जाएगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन जिंक ऑक्साइड को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। मैंने आपको एक एक्टिविटी सीरीज बताया था, और उसी एक्टिविटी सीरीज में आपको ये बताया था कि कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव कौन से मेटल हैं और कार्बन से कम रिएक्टिव कौन से मेटल हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल की ओर को हम लोग रिड्यूस तो कार्बन के हेल्प से नहीं कर रहे हैं, उसको कैसे कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। बट जो मिडिल रिएक्टिविटी मेटल हैं उनकी ओर को आप कार्बन से क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल रिएक्टिविटी वाले जो मेटल हैं वो कार्बन से लेस रिएक्टिव है। तो कार्बन यहाँ पे आसानी से मिडिल रिएक्टिविटी वाले ओर से मेटल को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन से रिएक्ट करवाओगे तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को। अब हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब हम लोग डिटेल में, एक बार हमने क्या किया? ब्रीफ में पढ़ लिया, वहां पे रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ हमने मेथड पे थ्रस्ट दिया कि मेथड का हमें फ्लो समझ में आ जाए। अब हम लोग मेथड का फ्लो समझ रखे हैं, साथ में हम लोग रिएक्शंस को भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लो रिएक्टिविटी वाले मेटल की ओर से किस तरीके के से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, तो मेटल विच आर लो इन एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्या बताया था? जब हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट पढ़ा मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो वहां उस फ्लो चार्ट में जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल के ओर थे उनको हमने कैसे एक्सट्रैक्ट किया? तो सबसे पहले हमने जो ओर था उसको कंसंट्रेट किया बाय द फिजिकल मेथड। इसके बाद हम लोग ने क्या कर दिया? रोस्ट कर दिया, और रोस्ट करते ही हमें मिला मेटल। अब मेटल को फिर हमने क्या किया? रिफाइन किया। ठीक है, तो यही सारा यहाँ पे सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे। तो मरकरी का एक और होता है सीने बार, जो कि है हमारा मरकरी सल्फाइड। कौन क्या है? मरकरी सल्फाइड। और मैंने पहले भी बताया है जो आपके लिस्ट रिएक्टिव मेटल के ओर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो सीने बार क्या है? कॉमर्शियल नेम है,
और सीनियर बाहर का केमिकल नेम क्या है, मरकरी सल्फाइड। तो मरकरी सल्फाइड को अगर आप रोस्ट करोगे, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो मिलेगा मरकरी ऑक्साइड। और कॉन्टिन्यूएशन चूंकि आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो मरकरी ऑक्साइड भी गर्म हो बन रहा है प्रोडक्ट, और वो भी प्रोडक्ट क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और गर्म होने के बाद आपको मरकरी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्योर मेटल मिल रहा है। इसी तरीके से कॉपर भी नेचर में कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में होता है। तो कॉपर को भी जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप रिड्यूस करोगे, या कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप रोस्ट करोगे तो आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड फर्दर कॉपर सल्फाइड से रिएक्शंस करके कॉपर बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शंस ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल। ठीक है, लो रिएक्टिविटी मेटल का अगर आप एक्सट्रैक्शंस करना चाह रहे थे, यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं, एक हमने मरकरी सल्फाइड का एग्जांपल लिया है और दूसरा कॉपर सल्फाइड का लिया है। ये मरकरी सल्फाइड मरकरी का ओर है और कॉपर सल्फाइड हमारा कॉपर का ओर है, और इन दोनों को हम लोग रोस्टिंग मेथड से क्या कर सकते हैं, दोनों मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों ही मेटल कैसे रिएक्टिविटी वाले हैं, तो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है। ये दोनों ही रिएक्शंस आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, याद रख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में अगर कोई भी मेटल है और उसका ओर है तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले जो ओर है, जो आपने मिनरल निकाला, पहले उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं। कंसंट्रेट करने के कारण जितने भी उसमें इंप्योरिटीज थे, क्ले के फॉर्म में, रॉक के फॉर्म में, सैंड के फॉर्म में, सॉइल के फॉर्म में, उनको हमने फिजिकल मेथड से क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अब जो ओर है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेटल कंपाउंड है। अब मेटल कंपाउंड हमने देखा कि जो मेटल कंपाउंड है उसका मेटल क्या है, मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल है। तो इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो दो तरीके के इसके ओर हो सकते हैं, या कह सकते हो तीन तरीके के इसके ओर हो सकते हैं। या तो मेटल हमारा मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, या तो मेटल हमारा मेटल सल्फाइड के फॉर्म में होगा, या मेटल हमारा मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के भी फॉर्म में हो सकता है। तो मेटल ऑक्साइड को कभी भी हम लोग कैल्सिनेट और रोस्ट नहीं कर सकते, करेंगे डायरेक्टली उसका क्या कर देंगे, रिडक्शन करवा देंगे कार्बन से। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। बट अगर आपका मेटल सल्फाइड के फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, हीटिंग प्रोसेस दो तरीके का है, एक है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एक है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रोस्टिंग, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीटिंग प्रोसेस है उसको कहते हैं कैल्सिनेशन। एक एग्जांपल से पूरे प्रोसेस को हम लोग समझे तो ज्यादा बेटर होगा। तो जिंक एक ऐसा मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी कैसी है, मिडिल लेवल की है। तो अगर आपका जिंक का सल्फाइड ओर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे, और रोस्टिंग करने से आपको जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर जिंक ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे, आपको प्योर जिंक मिल जाएगा। यही जिंक हो सकता है नेचर में कार्बोनेट के फॉर्म में हो, जिंक कार्बोनेट हो, तो जिंक कार्बोनेट को हम लोग कैल्सिनेट करेंगे। ठीक है, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हीट कर दिया, या एब्सेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में क्या कर दिया, हीट किया, तो जिंक कार्बोनेट हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन के कुछ एटम्स रिमूव हो जाएंगे। तो पहले जिंक कार्बोनेट क्या था, ZnCO3 था। अब जिंक कार्बोनेट किस में कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड में, ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे आप जिंक सल्फाइड को रोस्ट कर रहे हैं या जिंक कार्बोनेट को कैल्सिनेट कर रहे हैं, इन दोनों ही प्रोसेस से आपको जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। अब जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन से हम लोग रिड्यूस करवाएं तो हमें मिलेगा जिंक। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे, तो पहला रिएक्शन, अगर जिंक हमारा जिंक सल्फाइड के फॉर्म में है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड। ये रिएक्शन याद रखना है। दूसरा, अगर जिंक हमारा कार्बोनेट के फॉर्म में है और फिर भी इसको हीट करें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मिलेगा आपको जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गई बात। अब इस जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंस में अगर रिड्यूस करोगे तो बनेगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिड्यूस हो रहा है, जिंक ऑक्साइड या रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और ऑक्सीडाइज्ड होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। की बातें समझ में आ गई। तो जितने भी रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व है एक्सट्रैक्शंस में, इन सबको याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आप देखोगे कि आपका जो मेटल ऑक्साइड है वो कार्बन से रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, हाई रिएक्टिव मेटल से इसको रिड्यूस करोगे। क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेंगे, जो जिंक ऑक्साइड का, जो जिंक ऑक्साइड है उससे जिंक को या दूसरे मेटल ऑक्साइड से मेटल को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड है,
अब मैग्नीज ऑक्साइड से आप मैग्नीज रिमूव करना चाह रहे हैं, बट मैग्नीज ऑक्साइड से अगर मैग्नीज को रिमूव करना चाहोगे तो अगर कार्बन से इसको रिड्यूस करना चाहोगे, कार्बन से रिड्यूस नहीं होगा, तो आप क्या ले लोगे, एल्यूमिनियम ले लेंगे, और इसी एल्यूमिनियम से आप मैग्नीज ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हो। तो एल्यूमिनियम मैग्नीज से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीज को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो आपको मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीज। बट मैग्नीज किस स्टेट में मिलेगा, तो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, क्योंकि इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में बहुत सारा हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। इस कारण से इस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शंस के बारे में हमेशा ही पूछा जाता है बोर्ड, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग रेल ट्रैक के वेल्डिंग में भी यूज करते हैं। क्या रिएक्शन वहां पे होता है, तो आपको फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से जब आप रिड्यूस करवाओगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और आयरन मिलेगा। आयरन किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। क्यों लिक्विड स्टेट में मिला, क्योंकि इस रिएक्शंस के ड्यूरेशन में बहुत सारा हीट जनरेट हुआ और ये हीट क्या कर देता है, आयरन को मेल्ट कर देता है। तो रेलवे ट्रैक का जो ब्रोकन पार्ट, मान लो कि रेलवे ट्रैक ऐसे जुड़ा हुआ था पहले, तो अब ये ब्रेक हो गया, तो मोल्टेन आयरन क्या होगा, उस गैप में चला जाएगा और फिर ये दोनों ही रेल ट्रैक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। सो इस वाले रिएक्शन को, इस थर्माइट रिएक्शन को हम लोग रेल ट्रैक के ब्रोकन पार्ट को जोड़ने में यूज करते हैं। या कोई कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है, उनका कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसी थर्माइट रिएक्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको थर्माइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत सारा हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। एक पिक्चर देखो, इससे समझ में आएगा। ये पिक्चर है, थर्माइट वेल्डिंग्स हो रहा है यहाँ पे। थर्माइट वेल्डिंग में क्या कर रहा है हम लोग, जो हमारा फेरिक ऑक्साइड है उसका रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवाएं, तो उस रिएक्शंस के ड्यूरेशंस में हम लोगों को मोल्टेड आयरन मिलेगा, और इसी मोल्टेन आयरन से हम लोग रेल ट्रैक के ब्रोकन पार्ट को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। मेटल कैसा है, तो हाई रिएक्टिव मेटल है और इसका ओर मिल गया। पहले तो कंसंट्रेट कर लेंगे, और कंसंट्रेट करने के बाद इसका क्या करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल का ओर है, तो इसको कोई दूसरा मेटल, अरे भाई मैं बताऊंगा, तू अभी शांत तो रहे तुम लोग, इसलिए कहते हैं कि बच्चों को है ना, क्या चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। कैसे, मेटल के ओर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल में हमारा सोडियम हाईली रिएक्टिव है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है। तो इनके अगर ओर होंगे तो इनके ओर को सबसे पहले आप क्या करोगे, मेल्ट करोगे। कैसे में, अगर हाईली रिएक्टिव मेटल के आपके पास ओर है तो उसको आप फर्नेस में क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद इस तरीके के कंटेनर में डालेंगे, ठीक है। अब डालने के बाद यहाँ पे दो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड डिप करेंगे और इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करने से इन दोनों इलेक्ट्रोड में, एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको कहते हैं कैथोड, और पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं, एनोड। तो आपका मेटल किधर जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो मेटल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, तो ये आयन जब कैथोड पे आएगा तो ये आयन नहीं रहेगा, फिर ये पहले गया कैथोड पे और कैथोड पे जाएगा तो ये आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये एटम के फॉर्म में आ जाएगा, और इस तरीके से सोडियम आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। समझ में आई बात। अब चलते हैं और आगे, और अगला जो टॉपिक है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो किस तरीके के मेटल को हमें रिफाइन करना पड़ता है, किस तरीके के मेटल के एक्सट्रैक्शन में ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का स्टेप इन्वॉल्व है। तो अब जब आप पीछे जाएंगे तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल का जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें एक स्टेप इन्वॉल्व होता है रोस्टिंग। बट रोस्टिंग के बाद जो मेटल मिलता है आपको वो प्योर होता नहीं, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फाइड का आप जब रोस्टिंग करेंगे तो मैक्सिमम कॉपर के मॉलिक्यूल्स आपको प्योर मिलेंगे, बट उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हो होंगे जो कॉपर सल्फेट के फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब मेटल ऑब्टेंड हुआ तो ऑब्टेंड प्योर मेटल को हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी भी क्या है, इम्प्योरिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में तो कभी भी आपको फर्दर रिफाइनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका रिडक्शन क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है। तो 100% मेटल क्या हो रहा होगा, कैथोड पे एक्यूमुलेट हो रहा होगा, हर एक जो एटम मिल रहा है या हर एक मॉलिक्यूल्स क्या है, प्योर है। बट यहाँ पे जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल के ओर से आपने मेटल ऑब्टेंड किया है, ये में हमारा मेटल क्या है, प्योर फॉर्म में नहीं है, 100% प्योर नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको फर्दर और भी रिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं
कॉपर का, कि कॉपर को किस तरीके से रिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर का यानी कि इम्प्योर मेटल का एनोड बनाओगे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के बाद जो कॉपर मिला है वो कैसा आपका कॉपर है, तो इम्प्योर है। उस इम्प्योर कॉपर को आप क्या करोगे, एनोड के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि वो तो मेटल है तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें क्या है, फॉर्म में। ठीक है, तो इम्प्योर कॉपर का आपने एनोड बना लिया। अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में का है तो इम्प्योर मेटल का आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड बनाना है। ठीक है, फिर कैथोड किसका बनाएंगे, तो जिस मेटल को आपको प्योरीफाई करना है उसका पतला सा एक वायर लेंगे। कैसा लेंगे, पतली सी स्ट्रिप लेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉपर का रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं तो कॉपर की एक स्ट्रिप लेंगे, प्योर कॉपर की क्या ले लेंगे, स्ट्रिप ले लेंगे। ठीक है, साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि कॉपर का हम लोग इम्प्योर कॉपर से कॉपर को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट लेंगे। ठीक है, अगर आपका मेटल कोई इम्प्योर मेटल होता है तो उस इम्प्योर मेटल का मेटल सल्फेट लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, अब आपका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ। यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट किया है, दो हमारे ये इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इसमें एक एनोड है दूसरा कैथोड है। तो एनोड किसका होगा, इम्प्योर मेटल का होगा। यहाँ पे कॉपर का अगर आप रिफाइनिंग कर रहे हैं तो इम्प्योर कॉपर का क्या हो जाएगा, आपका एनोड हो जाएगा। अब प्योर कॉपर का क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, अब ये एनोड और कैथोड तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको इधर कनेक्ट कर देते तो एनोड हो जाता, ये एनोड कैथोड हो जाता, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एनोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल से किसको कनेक्ट करना है, इम्प्योर कॉपर वाले मटेरियल को आपको एनोड बनाना है। ठीक है, जो इम्प्योर कॉपर है उसका आप एनोड बना लिए और प्योर कॉपर का कैथोड बनाए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या है आपका, कॉपर सल्फेट है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करोगे तो यहां से कॉपर आयन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा, और जितना कॉपर आयन यहाँ पे डिजॉल्व होगा उतना ही कॉपर आयन कैथोड पे जाके डिपोजिट होगा। धीरे धीरे ये एनोड पूरा का पूरा कोरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये एनोड मड के फॉर्म में इंप्योरिटीज यहाँ पे सेटल हो जाएगी। अब सारा का सारा कॉपर प्योर, ये जो पतली सी स्ट्रिप पहले लगाओगे ना वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉपर मिल जाएगा प्योर फॉर्म में। ये जो आपका इंप्योरिटी सेटल डाउन हुई है इसको एनोड मड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एनोड मड, क्योंकि एनोड के पास में ये इकट्ठा हुआ है। ये क्या है, आपकी कॉपर में अवेलेबल जो इंप्योरिटीज थी वो यहाँ पे सेटल डाउन होगी। पूरे प्रोसेस को एक बार हम लोग समझने का ट्राई करते हैं फिर से। ऑन द पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो इम्प्योर आपका कॉपर है वो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जाके डिजॉल्व होगा जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे। An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode. जितना आपका एनोड से कॉपर निकल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा उतना ही कॉपर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से निकल के कॉपर के आयंस क्या होंगे, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। एनोड के बॉटम में आपकी इंप्योरिटीज क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, एंड इज कॉल्ड एनोड मड। तो इस तरीके से कॉपर को आप क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। तो जो लो रिएक्टिविटी मेटल के ओर हैं उसमें जब आप मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो एक फाइनल स्टेप आपका क्या होगा, रिफाइनिंग, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। समझ में आ गया, आर्टिकल्स बनाया तो उस मेटल को हम लोग कोरोड होने से क्या करेंगे, बचाएंगे। ठीक है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल हमारा स्लोली क्या होता है, डिटेरिएट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। हमारा आयरन जो है वो कोरोड हो जाता है, उसके ऊपर में ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस क्या होता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से सिल्वर हमारा कोरोड हो जाता है, सिल्वर धीरे धीरे काला पड़ जाता है। और सिल्वर क्यों काला पड़ जाता है, ड्यू टू द सिल्वर सल्फाइड। कॉपर भी आपका क्या होता है, कोरोड होता है। कॉपर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और ये कॉपर कार्बोनेट ग्रीन पैचेस के फॉर्म में कॉपर के ऊपर में डिपॉजिट होता है। और ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने अभी बताए हैं ये सारे कोरोजन के एग्जांपल्स हैं। तो आप मेटल को कोरोड होने से क्या करते हैं, बचाना चाहते हो, ताकि मेटल आपका क्या है, एज इट इज रहे। ठीक है, तो किस तरीके से मेटल को आप कोरोड होने से बचाओगे, तो पहले यहाँ पे पहली जो लाइन है वहां पे कोरोजन समझाया है, फिर यहाँ पे कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और अगली स्लाइड में उसका प्रिवेंशन है। एग्जाम्पल्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार पूरे स्लाइड्स के गो थ्रू हम लोग चलते हैं और एक एक वर्ड को समझने का ट्राई करते हैं। द सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन
corroded when they are exposed to moist air for a long period of time. This is called corrosion. ठीक है. Silver becomes black when exposed to air as it react with air to form the coating of silver sulfide. ये एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है. कोई बात. तो सिल्वर हमारा कोरोड होके क्या हो जा रहा है? सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. कॉपर रिएक्ट विद द मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट. ठीक है, याद रखिएगा. कॉपर पे ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का लेयर नहीं होता है, कॉपर कार्बोनेट का लेयर होता है. छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जो बच्चे याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं. ठीक है, और अगर यही याद कर लो तो आप धीरे धीरे साइंस में आगे बढ़ने लगोगे. यही टॉपिक पढ़ते हैं फटाफट और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर. ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय. आप कोरोजन को क्या कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो. कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस. आप मेटल के ऊपर में ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, अदर मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा. और ऑयल और ग्रीस क्या है? स्टेबल कंपाउंड है, तो आपका अंदर का मेटल क्या होगा? कोरोड नहीं होगा. दूसरा अप्लाइंग पेंट, उसके ऊपर में एक पेंट की लेयर चढ़ा दो. बाय द गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग चढ़ा दो, जिंक आपको बचा के रखेगा. ठीक है. बाय टिनिंग, टीन की एक लेयर चढ़ा दो. इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से आप लेयरिंग करते हैं. ठीक है. बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करो, एक रिएक्टिव मेटल के ऊपर में लेस रिएक्टिव मेटल की क्या कर दो? कोट चढ़ा दो. ठीक है. बाय एलॉइंग, ठीक है, 1 2 3 मेटल मिला दो, उसमें एक नॉन मेटल मिला दो और एक क्या मिक्सचर बनाओ जो कि आसानी से कोरोड नहीं होता है. इस एलॉइंग मेथड से बहुत अलग अलग तरीके के हम लोग एलॉय बनाते हैं जो आसानी से कोरोड नहीं है. उसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं. एलॉय क्या है? हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है. किसका होमोजेनियस मिक्सचर? मेटल टू मेटल या मेटल और एक मेटल और नॉन मेटल, ऐसा भी हो सकता है. एन एलॉय इज, बात नहीं करना है, बात ज्यादा करते हो. एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. तो एक एलॉइंग में आप 1 2 मेटल 3 मेटल को आपस में मिला सकते हैं या मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिला सकते हैं. बट इससे जो आपको नेट मिक्सचर मिलता है उस मिक्सचर से, उस मिक्सचर का कोरोजन नहीं होता है. जैसे कि आयरन का हम लोगों के पास एक एलॉय है स्टील. ठीक है, जो कोरोड नहीं होता है. आयरन, निकल और क्रोमियम को मिला देंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्टील. शाइनी होता है. आपका जहाँ पे बारिश वगैरह होती है वहां पे रेलिंग लगाना है तो आप स्टील की रेलिंग लगाते हैं क्योंकि स्टील हमारा कोरोड नहीं होता है. आगे बढ़ते हैं. ब्रास, ब्रास कॉपर और जिंक का क्या है? एलॉय है. ठीक है. ब्रोंज, ब्रोंज मेटल दिया जाता है. ठीक है. कॉपर और टीन का ये क्या है? एलॉय है. सोल्डर, लेड और टीन का ये एलॉय होता है. और सोल्डर से आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर को वेल्डिंग करने का काम होता है. सोल्डरिंग वायर आता है, पतली सी वायर होती है. और ये लेड और टीन का क्या होता है? मिक्सचर होता है. लेड और टीन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है. ठीक है. अमलगम, अगर मरकरी के साथ कोई भी एक मेटल मिला दो और जो मिक्सचर ऑब्टेंड होगा उस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं अमलगम. ठीक है ना. तो इस तरीके से एलॉइंग मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं? मेटल को कोरोड होने से बचा सकते हैं. तो आपका मेटल और नॉन मेटल चैप्टर हो गया है खत्म, लेकिन इसको आप लोगों को ठीक करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा. अब